अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के अंदर हम सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ये देखा कि जब हम सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम इसके साथ 4 चीज़ों को स्टडी करते हैं। नंबर 1 तो हमारे पास सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बाद सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनके दरमियान हम स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन को, और उसके बाद हम सिस्टम के एनवायरनमेंट को भी स्टडी करते हैं। यानी कि जब भी आपने सिस्टम को स्टडी करना है तो इन 4 चीज़ों को इसके साथ स्टडी करना ज़रूरी है। तो यही 4 चीज़ें क्योंकि एग्जिस्ट करती हैं कंप्यूटर के लिए, एक कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं, कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन भी हो रही होती है, और उसके बाद हमारे पास जो कंप्यूटर होता है इसका एक एनवायरनमेंट भी होता है। क्योंकि ये 4 चीज़ें एक कंप्यूटर के लिए एग्जिस्ट करती हैं तो कंप्यूटर भी एक सिस्टम बन जाता है। यही चीज़ हमने इस लेक्चर के अंदर देखनी है। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर, वो टॉपिक है कंप्यूटर एज अ सिस्टम। यहाँ पे हमने स्टडी करने के जो कंप्यूटर है ये सिस्टम क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, और एंड के ऊपर हम कंप्यूटर का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी स्टडी कर लेंगे। तो यानी कि जो चीज़ें सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने कंप्यूटर के लिए यहाँ पर स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है कंप्यूटर एज अ सिस्टम, कंप्यूटर बतौर सिस्टम। ए कंप्यूटर इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम। कंप्यूटर एक ऐसा पेचीदा निज़ाम है, कम्प्लेक्स सिस्टम है, डिज़ाइंड टू प्रोसेस डेटा, जो कि इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि डेटा को प्रोसेस कर सके। यानी कि इसको हम डेटा देंगे, ये उसको प्रोसेस करेगा और यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमें ये फिर देगा। एंड परफॉर्म टास्क्स अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ख़ास हिदायत के मुताबिक इसने काम करने होते हैं, ठीक है। परफॉर्म टास्क का मतलब इसने काम करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है या फिर कुछ हिदायत इसको दी जाती हैं, उन हिदायत के तहत ये कंप्यूटर काम करता है। तो यहाँ पे हमें ये बताया हुआ है स्टार्ट के अंदर कि जो कंप्यूटर है ये एक ऐसा पेचीदा निज़ाम है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, और उसके बाद इसको हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो इसको हम हिदायत देते हैं, उनके मुताबिक ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखें, हमने वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के लिए स्टडी करनी है जो हम एक सिस्टम के लिए स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देखते जाएँ 1 बाय 1, पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो भी सिस्टम होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद सिस्टम के होते हैं कंपोनेंट्स, हम इनको स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगी कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के दरमियान, जिसे यहाँ पे कह रहे हैं इंटरेक्शंस अमंग कंपोनेंट्स, ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने स्टडी करना होगा कंप्यूटर का एनवायरनमेंट, यानी कि जो चीज़ें हम सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं वो चारों चीज़ें हम यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि जो कंप्यूटर है इसके मकासद क्या होते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं किसी भी सिस्टम के, इसका मतलब होता है कि उस सिस्टम के मकासद क्या है, ये हमने अब स्टडी करना है कंप्यूटर के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंप्यूटर इज़ टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस। अब जो कंप्यूटर होता है इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो होता है परफॉर्म कंप्यूटेशंस। इसने कैलकुलेशंस करनी होती है, कंप्यूटेशंस इसने करनी होती है, प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करना होता है, एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली, और इसने बड़े अच्छे तरीके से मुख्तलिफ जो काम होते हैं उनको सरअंजाम देना होता है, उनको एग्जीक्यूट इसने करना होता है। तो यहाँ पे हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, बल्कि एक ही ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर तीनों चीज़ें बताई हुई हैं कि इसका जो मेन काम होता है या फिर इसका जो मेन मकसद होता है कंप्यूटर सिस्टम बनाने का, वो होता है कि इसने कंप्यूटेशंस करनी होती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप की इसने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, डेटा को प्रोसेस करना होता है। डेटा को प्रोसेस करने का मतलब ये है कि हम रा फॉर्म के अंदर, आम हालत के अंदर इसको हम डेटा देते हैं, और उसके बाद ये डेटा को प्रोसेस करके हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन डेटा से निकाल के देता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसने मुख्तलिफ जो काम है वो इसने बड़े अच्छे तरीके से करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ए पर्सनल कंप्यूटर्स ऑब्जेक्टिव इज़, एक जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर होता है जो घरों में आमतौर पे कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका जो मकसद है वो ये है टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इसने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस चलानी होती हैं, सच एज़ वर्ड प्रोसेसर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास वर्ड प्रोसेसर्स हैं। वर्ड प्रोसेसर जो हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर आप लिखी हुई चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, चीज़ें लिख सकते हैं, उनमें तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप उसके अंदर टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं या फिर उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं वेब ब्राउज़र्स, जैसे आपके पास क्रोम होता है, ओपेरा होता है, ठीक है, जिसको आप ओपेरा कहते हैं, इस तरह से आप उसको लिखते हैं, ठीक है, क्रोम, और उसके बाद ओपेरा होता है, और उसके बाद आपके पास फायरफॉक्स होता है, और एक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज भी होता है, ठीक है। ये सारे आपके पास वेब ब्राउज़र्स हैं, इनके ज़रिए आप डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और इंटरनेट के ऊपर आप सर्चेस कर सकते हैं। एंड गेम्स, और उसके बाद ये गेम्स जो हैं उनको भी रन कर सकते हैं, चला सकते हैं थ्रू वेरियस कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस,
मुख्तलिफ़ तरह के जो कंप्यूटेशनल प्रोसेस हैं उनके ज़रिए ये काम ये करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास वर्ड प्रोसेसर्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं और उसके बाद गेम्स हैं। ठीक है, ये कौन से कंप्यूटर्स चलाते हैं? ये चलाते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। सबसे पहले हमने देखे जनरल ऑब्जेक्टिव्स कि इसने कंप्यूटेशंस करनी होती हैं, डेटा को प्रोसेस करना होता है और उसके बाद इसने मुख्तलिफ तरह के काम करने होते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल देख ली। एग्जांपल के अंदर हमने देखा पर्सनल कंप्यूटर को, हमने ये देखा कि ये वर्ड प्रोसेसर्स को रन कर सकता है, वेब ब्राउज़र्स को रन कर सकता है और उसके बाद मुख्तलिफ गेम्स जो हैं उनको मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस के ज़रिए रन कर सकता है। उसके बाद देखें दूसरा हमने यहाँ पे टॉपिक देखना है सिस्टम के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो होता है कंपोनेंट्स। हमने अब ये पढ़ना है कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि हम यहाँ पे कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं एज सिस्टम। जब हम सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम 4 चीज़ें स्टडी करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स और उसके बाद एनवायरनमेंट। यही 4 चीज़ें हमने अब स्टडी करनी है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर को हम यहाँ पे बतौर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हो गया ऑब्जेक्टिव्स का। उसके बाद हमने देखने इसके कंपोनेंट्स, वो देखते हैं। ए कंप्यूटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी एसेंशियल कंपोनेंट्स। अब देखें जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे अहम अज्जा से मिल के बनता है। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके अज्जा होते हैं दैट ऑपरेट इन कंजंक्शन, जो कि मिल के काम करते हैं। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड, इन कंपोनेंट्स में ये चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास होते हैं इंटरफेस कंपोनेंट्स। इंटरफेस कंपोनेंट्स रेफर टू द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी हिस्से होते हैं। ठीक है, जिनको आप इंटरफेस कंपोनेंट्स कहते हैं। इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड एंड माउस। इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस शामिल होती हैं जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, विच अलाउ यूज़र्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जो कि यूज़र को इस काबिल बनाती हैं कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनमें मॉनिटर्स होते हैं जिनके ऊपर आप डिस्प्ले देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर्स होते हैं जिनसे आपको प्रिंट्स मिलते हैं। आर यूज टू प्रेजेंट और जनरेट रिजल्ट्स फ्राम द कंप्यूटर्स ऑपरेशंस। कंप्यूटर जो काम करते हैं उनसे जो रिज़ल्ट मिलते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉनिटर्स को या फिर प्रिंटर्स को। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास जो डिवाइसेस थी या कंपोनेंट्स थे ये इसके इंटरफेस कंपोनेंट्स थे। ठीक है, ये इसके बहुत ही बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होते हैं प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर के अंदर रह के प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस का काम करते हैं, यानी कि जो डेटा हम देते हैं कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस जो कंपोनेंट्स करते हैं वो हम अब यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो सिस्टम का दूसरा टॉपिक आमतौर पे स्टडी करते हैं, बल्कि करते यही हैं कंपोनेंट्स। हम यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करें। कंपोनेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमने इंटरफेस कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया, अब हमने देखने प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ द CPU। अब इसके अंदर जो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो CPU के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, विच एक्ट्स एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशंस एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड, और ये जिम्मेदार होता है कंप्यूटेशंस के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस ये करता है एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड, और उसके बाद जो कमांड आप इसको देते हैं उसके ऊपर ये अमल दरामद करवाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ ए ट्रांजिएंट स्टोरेज, ये एक आर्जी स्टोरेज है। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टोरेज का मतलब है आर्जी स्टोरेज दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द CPU, जो कि CPU के लिए डेटा और हिदायत को स्टोर करती है। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसके बारे में, रैम के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि हमारे पास वॉन न्यूमन कंप्यूटर का मॉडल। इसका मतलब ये ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर प्रोग्राम उस वक्त लोड होता है जब आपने प्रोग्राम को रन करना होता है। ठीक है, पहले आपका प्रोग्राम मौजूद होता है हार्ड डिस्क के अंदर, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ड ड्राइव, पहले आपका जो प्रोग्राम है वो होता है हार्ड ड्राइव के अंदर। जब आपने उस प्रोग्राम को या फिर उस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर रन करना होता है, चलाना होता है, तो उसके बाद वो लोड हो जाता है रैम के अंदर, क्योंकि रैम जो है वो तेज़ होती है तो रैम के अंदर लोड होता है, हम जल्दी से उसको रन कर सकते हैं। वेयर है स्टोरेज, उसके बाद जो स्टोरेज होती है इसको आप हार्ड ड्राइव कहते हैं या फिर ये SSD भी होती है। ठीक है, ये 2 टाइप्स की होती है। इज़ अ परमानेंट स्टोरेज फॉर डेटा, ये डेटा के लिए परमानेंट स्टोरेज होती है। एंड सॉफ्टवेयर, और उसके बाद सॉफ्टवेयर के लिए भी ये परमानेंट स्टोरेज होती है। नीडेड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग, जो बाद में हमें प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने मेमोरी की 2 टाइप्स देखी। पेपर में पूछा जा सकता है कि रैम के दरमियान और हार्ड ड्राइव जो है या फिर जो स्टोरेज है इसके दरमियान आप फ़र्क बताएं। रैम जो है इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी,
ये आर्जी स्टोरेज होती है, टेम्पररी स्टोरेज होती है, ट्रांजिएंट स्टोरेज होती है, जो कि डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के लिए स्टोर करती है शॉर्ट टाइम के लिए। जब हम रन करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को तो वो लोड हो जाता है रैम के अंदर। उसके बाद जो परमानेंट स्टोरेज होती है हमारे पास, उसको हम स्टोरेज कहते हैं, और इसके अंदर हार्ड ड्राइव्स शामिल है, और उसके बाद एसएसडीज जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट हमने जो चीज़ देखनी है वो हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखें, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसने ऑपरेट करवाना होता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर जिस तरह से ऑपरेट करता है उसके लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जिम्मेदार होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट्स। अब जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंटरफेस कंपोनेंट्स जो हैं इनसे इंफॉर्मेशन लेता है, एंड डिटर्मिनिंग द अप्रोप्रिएट एक्शंस टू टेक, और उसके बाद ये फैसला करता है, डिटर्मिन करता है कि कौन से मुनासिब एक्शंस जो हैं वो हमने लेने हैं। ठीक है, ये इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिनके ऊपर अमल दरामद करता है। व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफाइड टास्क, जब एक या एक से ज़्यादा जो मखसूस काम है वो करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स भी देख लिए कि ये जो हिस्से हैं कंप्यूटर के सिस्टम के ये प्रोसेस का काम करते हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स देखने हैं जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स भी होते हैं। क्योंकि सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, हम कंप्यूटर को यहाँ पे बतौर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को भी स्टडी कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हमने स्टडी कर लिए वो दो तरह के कंपोनेंट्स हमने स्टडी कर लिए, इंटरफेस कंपोनेंट्स और प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। अब हमने जो कंप्यूटर के सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करना है वो हमारे पास है कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। लेकिन जैसे कि इनके नाम से जाहिर है इन्होंने कम्युनिकेशन करवानी होती है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स इन ए कंप्यूटर रेफर टू दी फिजिकल एलिमेंट्स। अब ये फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। फिजिकल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, हमें कम्युनिकेशन करके ये देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए, इनका आपस में रब्ता करवाने के लिए भी हमें फर्दर कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। वो कंपोनेंट्स जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं या आपस में उनसे मिल के काम करवाते हैं या उनकी कम्युनिकेशन करवाते हैं, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है इन कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर दी मदरबोर्ड सर्व्स एज द प्राइमरी सर्किट बोर्ड। अब जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर वो एक बुनियादी सर्किट बोर्ड होता है दैट इंटरकनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग केबल्स एंड सर्किट्स, जो कि तमाम कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है बाय यूजिंग केबल्स एंड सर्किट्स। देखें ये आपके पास एक कम्युनिकेशन कंपोनेंट है। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स को क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं तो मदरबोर्ड हमारे पास जो है ये एक कम्युनिकेशन कंपोनेंट है, क्योंकि इसके ऊपर होते हैं केबल्स और सर्किट्स। केबल्स और सर्किट्स को इस्तेमाल करके ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम बस। ठीक है, ये भी एक कम्युनिकेशन कंपोनेंट है। सिस्टम बस इज़ ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव केबल्स। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव का मतलब ये है जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, ये वो केबल्स होती हैं। ठीक है, ऐसी केबल्स जिनमें से बिजली पास हो सकती है, ये उन केबल्स की कलेक्शन होती है ए सिस्टम बस दैट ट्रांसमिट डेटा, जो कि डेटा को ट्रांसमिट करवाती है बिटवीन द सीपीयू एंड ऑल अदर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। सीपीयू के दरमियान और उसके बाद बाकी जितने भी इसके साथ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं इनके दरमियान। तो सिस्टम बस के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। देखिए पेपर के अंदर सिस्टम बस के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए क्या होती है, तो इसकी ये डेफिनेशन है, ए सिस्टम बस इज़ ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव केबल्स। ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव केबल्स की वो कलेक्शन होती है दैट ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड ऑल अदर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स, जो कि सीपीयू और बाकी सारे इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स का मतलब ये है ऐसे कंपोनेंट्स जो कि आपस में कनेक्टेड है। सीपीयू और आपस में कनेक्टेड कंपोनेंट्स के दरमियान जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ बसेज। अब ये जो सिस्टम की बसेज हैं इनकी 3 जो है वो डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं। अब देखें जिस तरह से हम आमतौर पे देखते हैं रोड्स के ऊपर बसेस जा रही होती हैं, उन बसेस ने इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाना होता है, वो हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम। ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के अंदर क्योंकि हम इंसानों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं या फिर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो बसेस होती हैं वो भी इंसानों को ट्रांसपोर्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर के सिस्टम को। जिस तरह से ट्रैफिक के सिस्टम में आप इंसानों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी तरह से जो आपके पास कंप्यूटर का सिस्टम है इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं डेटा को। तो जब डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो बसेज हमें चाहिए जो कि डेटा को ले जा सकें, इसलिए उसको हम कहते हैं सिस्टम बसेस। तो सिस्टम बसेज हमारे पास हैं जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करती हैं। हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं इन बसेस की। एक आपके पास होती है डेटा बस, ठीक है,
एक होती है आपके पास एड्रेस बस और दूसरी आपके पास होती है कंट्रोल बस, ये तीसरी है कंट्रोल बस। ठीक है, 3 आपके पास बसेज हैं। इन तीनों बसेस का जो काम है वो इसके बाद लिखा हुआ है। दीज बसेस प्रोवाइड द फ्लो ऑफ डेटा। अब देखें, जो आपके पास डेटा बस है ये आपको देती है फ्लो ऑफ डेटा, ये डेटा को फ्लो करवाती है। दी एड्रेस ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस, और ये जो आपके पास एड्रेस बस है ये आपको देती है डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस, ये एड्रेस बस का काम है। और उसके बाद होती है आपके पास कंट्रोल बस एंड कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम द CPU। और उसके बाद ये जो आपके पास कंट्रोल बस है ये आपको कंट्रोल सिग्नल्स देती है फ्रॉम द CPU से टू अदर कंपोनेंट्स कंकरेंटली। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं इनको कंकरेंटली, यानी कि तमाम कंपोनेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं या फिर जो इनको हिदायत मिलती हैं वो इनको मिलती हैं कंट्रोल सिग्नल्स की फॉर्म में, CPU से मिलती हैं। और ये जो हिदायत बसेस लेके जाती हैं कंट्रोल सिग्नल्स की फॉर्म में, वो बसेस हमारे पास कहलाती हैं कंट्रोल बसेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बसेस की 3 टाइप्स देख ली। एक हमारे पास होती है डेटा बस, डेटा बस जो है ये डेटा को ट्रांसमिट करवाती है। और उसके बाद देखें फ्लो ऑफ डेटा है, फ्लो ऑफ डेटा करवाती है डेटा बस। उसके बाद आपके पास होती है एड्रेस बस, ये आपको इंस्ट्रक्शंस का या फिर डेटा का जो एड्रेस है ये बताती है। उसके बाद जो कंट्रोल बस है ये आपको कंट्रोल सिग्नल जो है ये प्रोवाइड करती है CPU से बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उन तक। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं कंप्यूटर सिस्टम के। अब हमने ये देखना है कि जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने अब यहाँ पे देखना है, इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म टास्क्स। अब देखें, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिल के काम करते हैं मुख्तलिफ काम जो है उनको परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे व्हेन यू ओपन अ फाइल यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड, जब आप मिसाल के तौर पे अपना माउस या कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं और एक फ़ाइल खोलते हैं आप इनकी हेल्प से, सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर इंटरेक्ट सीमलेसली। तो कंप्यूटर के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बग़ैर रुके या बग़ैर किसी रुकावट के इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं टू मेक दिस एक्शन हैपन, ताकि ये जो काम है ये हैपन हो सके, वाक़ई हो सके। हियर्स अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस। अब ये जो फ़ाइल खोलने का अमल है, आपने कंप्यूटर के अंदर फ़ाइल किस तरह से खोलनी है उसको यहाँ पे वो 2 स्टेप्स के अंदर बयान कर रहे हैं। सबसे पहले जो यूज़र है वो एक्शन करता है, यूज़र एक्शन और इनपुट। अब यूज़र एक्शन और इनपुट का क्या मतलब है, आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर को कि मैंने ये फ़ाइल खोलनी है। ठीक है, इसको कहते हैं यूज़र एक्शन या फिर इनपुट। उसके बाद यहाँ पे इसकी डिटेल है, यू डबल क्लिक ऑन अ फाइल आइकॉन यूजिंग योर माउस और प्रेस अ की कम्बिनेशन टू ओपन अ फाइल। देखें, आप फाइल का जो आइकन होता है, फाइल का जो निशान होता है, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं यूजिंग योर माउस, अपने माउस को इस्तेमाल करते हुए, और प्रेस ए की कम्बिनेशन टू ओपन ए फाइल, या फिर आप कीबोर्ड के ऊपर कीज़ का कम्बिनेशन प्रेस करते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कीज़ जो उनको प्रेस करते हैं। जब देखें कीबोर्ड के ऊपर आप कीज़ को प्रेस करते हैं, अक्सर कीबोर्ड के ऊपर ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं, आप 2 या 2 से ज़्यादा कीज़ को मिला के प्रेस करते हैं, फिर इनको आप कहते हैं की कम्बिनेशंस। आप की कम्बिनेशंस जो हैं इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप माउस से डबल क्लिक करते हैं फाइल के आइकन के ऊपर टू ओपन अ फाइल, एक फ़ाइल खोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू डबल क्लिक ऑन अ डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, नेम्ड report.docx ऑन योर डेस्कटॉप। आपका जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर आपके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसका नेम है report.docx। ये जो docx एंड के ऊपर लिखा हुआ ये इसकी एक्सटेंशन है, इसका मतलब है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास इस नेम का एक डॉक्यूमेंट मौजूद है डेस्कटॉप के ऊपर, यानी कि आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं माउस की हेल्प से, ये आपका है यूज़र एक्शन या फिर इनपुट। देखें, 2 स्टेप्स के अंदर वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक आपके पास है यूज़र एक्शन और इनपुट, और दूसरा वो यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। ठीक है, यूज़र एक्शन तो आपने कर लिया, आपने उस फाइल के नेम के ऊपर डबल क्लिक कर लिया जिसको आपने खोलना था। उसके बाद है इनपुट डिवाइस, इसका देखें क्या रोल है। इनपुट डिवाइस के अंदर है हमारे पास द माउस और कीबोर्ड सेंड्स अ सिग्नल टू द कंप्यूटर। अब जो माउस या फिर कीबोर्ड है ये कंप्यूटर को सिग्नल भेजते हैं, क्योंकि आप या तो माउस की हेल्प से फ़ाइल खोल सकते हैं या फिर कीबोर्ड के ऊपर आप कुछ कीज़ का कम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप इस फाइल को खोल सकते हैं। जब आप माउस के ज़रिए डबल क्लिक करते हैं या फिर कीबोर्ड के ज़रिए आप कीज़ को प्रेस करते हैं तो उसके बाद सिग्नल्स जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, इंडिकेटिंग दैट यू वांट टू ओपन द फाइल, और कंप्यूटर के अंदर ये कमांड जाती है, ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि आप ये फ़ाइल खोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द माउस सेंड्स सेंसरी इनपुट टू द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो माउस है आपके पास वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर
सेंसरी इनपुट जो है वो भेजता है। ठीक है, सेंसरी इनपुट का क्या मतलब है, क्योंकि आपने डबल क्लिक किया माउस के ऊपर तो उसने सेंसरी इनपुट, उसने इस चीज़ को सेंस कर लिया कि आपने उसके ऊपर डबल क्लिक किया है, तो फिर ये सेंसरी इनपुट जो है ये कंप्यूटर को भेजता है। ठीक है, और ये भेजता कहाँ पे, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही जिम्मेदार होता है तमाम ऑपरेशंस के लिए थ्रू द यूएसबी कनेक्शन। यूएसबी कनेक्शन के जरिए, देखें जो माउस होता है इसको आप यूएसबी कनेक्शन के जरिए, यूएसबी पोर्ट के जरिए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यूएसबी कनेक्शन के जरिए जो आपका माउस है वो सेंसरी इनपुट भेजता है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब देखें यहाँ पे हमने कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में 3 चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो कंप्यूटर है ये एक सिस्टम होता है, क्योंकि इसके लिए हम 4 चीज़ों को स्टडी करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स को, कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन को और उसके बाद एनवायरनमेंट को। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखे कंप्यूटर के सिस्टम के, उसके बाद हमने कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखा, उसके बाद अब हमने तीसरे नंबर पे कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन को देखा, और उसके बाद अब चौथे नंबर पर हमने देखना एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो हमारे पास सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उसके लिए 4 चीज़ों को स्टडी करना होता है। चौथी चीज़ हमारे पास होती है एनवायरनमेंट। तो हमने अब एनवायरनमेंट को स्टडी करना है कंप्यूटर के सिस्टम के लिए। यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट है, द कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस। अब देखें जो कंप्यूटर सिस्टम का एनवायरनमेंट है, इसमें जो चीज़ें इंक्लूड करते हैं, इसमें जो चीज़ें शामिल है वो है एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये बैरूनी डिवाइसेस होती हैं, बैरूनी आलात होते हैं। अब देखिए हमारे लिए जो माहौल है ये कुछ और है। हमारे लिए जो माहौल है वो हमारी फ़िज़ा है, जिसके अंदर हम टेम्परेचर को फील करते हैं, नमी को फील करते हैं, रोशनी को फील करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर है ये इन चीज़ों को फील नहीं करता। कंप्यूटर जिन चीज़ों को फील करता है वो बैरूनी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं। जो बैरूनी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ हम अटैच करते हैं इनको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर का एनवायरनमेंट है। ठीक है, दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के साथ मिलकर काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर असर डालती हैं। ठीक है, वो डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है वो बनाती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है वो ये होता है, वो बैरूनी डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके पास होती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर टू अलाउ द कंप्यूटर टू वर्क। अब जो पावर सप्लाई है ये इलेक्ट्रिकल पावर देती है जिससे कंप्यूटर जो है वो काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क। नेटवर्क कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू अदर सिस्टम्स एंड द इंटरनेट। अब जो नेटवर्क होता है ये कंप्यूटर को दूसरे सिस्टम्स और उसके बाद इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स इंक्लूड प्रिंटर्स, इनके अंदर प्रिंटर्स शामिल है। पेरिफेरल्स का मतलब है जो बैरूनी डिवाइसेज आप इसके साथ लगाते हैं, इसमें प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर्स जो हैं ये वो आपके पास डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है या फिर कोई पेज मौजूद है कंप्यूटर के अंदर तो आप उसको प्रिंट करके प्रिंटर की हेल्प से पेज के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, बाहर उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास है स्कैनर्स। अब देखें जो स्कैनर्स होते हैं ये वो डिवाइसेस होती हैं कि आपके पास अगर कोई पेज मौजूद है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये लिखा हुआ कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाए, तो आप स्कैनर के ऊपर पेज को रखते हैं, पेज को स्कैनर स्कैन करता है और फिर जो स्कैन्ड इनपुट होती है वो फिर जाती है कंप्यूटर के अंदर। आजकल तो वैसे मोबाइल के अंदर भी काफ़ी स्कैनर्स आ गए हैं। आप नीचे डॉक्यूमेंट रखते हैं, ऊपर से पिक्चर बनाते हैं, तो स्कैनर वाली जो ऐप होती है उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट पूरा स्कैन हो जाता है। एंड एक्सटर्नल डिस्क्स, और उसके बाद बैरूनी डिस्कें होती हैं, बैरूनी डिस्क्स होती हैं दैट एक्सपेंड दी कंप्यूटर्स कैपेबिलिटीज़, जो कि कंप्यूटर की जो सलाहियतें होती हैं उनको बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कंप्यूटर के माहौल के बारे में देख लिया। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स थी, पावर सप्लाई थी, उसके बाद नेटवर्क था और उसके बाद हमारे पास पेरिफेरल्स थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। अब हमने ये देखना है कि जो कंप्यूटर है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, किस तरह से उसके साथ ये मिलजुल के काम करता है, किस तरह से एनवायरनमेंट इसके ऊपर असर डालता है। ए कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। अब जो कंप्यूटर होता है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि ये अपने जो काम है उनको परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर यूज़र इनपुट, मिसाल है इसकी, ए यूज़र टाइप्स ऑन द कीबोर्ड। अब जो यूज़र है वो कीबोर्ड के ऊपर टाइप करता है एंड द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट, और जो कंप्यूटर है वो इनपुट को प्रोसेस करता है टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, ताकि ये स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट है, जो अल्फाज है उनको ज़ाहिर कर सके। देखें यूज़र जो है वो कीबोर्ड के ऊपर करता है टाइप, कीबोर्ड के ऊपर करता है टाइपिंग। जब आप कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको लफ्ज़ नज़र आने चाहिए। तो जब आप इनपुट देते हैं टेक्स्ट की, कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस करते हैं तो बदले में जो कंप्यूटर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर अल्फाज शो करवाता है, टेक्स्ट को शो करवाता है। नेक्स्ट आपके पास है नेटवर्क कम्युनिकेशन। अब जो कंप्यूटर है ये नेटवर्क के अंदर भी कम्युनिकेशन करता है। द कंप्यूटर सेंड्स एंड रिसीव्स डेटा ओवर द इंटरनेट। अब जो कंप्यूटर होता है ये इंटरनेट के ऊपर डेटा भेजता है और डेटा को रिसीव भी करता है
टू ब्राउज़ वेबसाइट्स, ताकि ये वेबसाइट्स को ब्राउज़ कर सके। वेबसाइट्स को ब्राउज़ करने का मतलब ये कि वेबसाइट से अपनी मर्ज़ी का डेटा हासिल कर सके, और डाउनलोड फाइल्स या फिर फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, वेबसाइट्स को ब्राउज़ करने के लिए। अब देखिए जो ब्राउज़र्स जो हैं आपके पास, जो मैंने इसी लेक्चर के अंदर आपको पहले एग्जांपल्स दी हैं मैंने ब्राउज़र्स की। ब्राउज़र असल में वो आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर वो आपके पास एप्लीकेशंस होते हैं जिनके ज़रिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स को ब्राउज़ कर सकते हैं। उनके ऊपर आप जाके अपनी मर्ज़ी का डेटा वहाँ से ले सकते हैं या फिर वेबसाइट्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड फाइल्स, या फिर आप फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए डेटा जो है वो ये भेजता है या फिर रिसीव करता है इंटरनेट से, ठीक है। यहाँ पे हमने नेटवर्क के साथ इसकी कम्युनिकेशन देख ली इंटरनेट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पावर सप्लाई। द कंप्यूटर रिलाइज ऑन स्टेबल पावर सप्लाई। अब जो कंप्यूटर है ये डिपेंड करता है एक स्टेबल पावर सप्लाई के ऊपर टू फंक्शन करेक्टली, ताकि दुरुस्त तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट है ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने ये देखा कि आप किस तरह से इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को। उसके बाद हमने देखा कि जो कंप्यूटर है ये इंटरनेट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो पावर सप्लाई है ये कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर एज ए सिस्टम। इसको रिपीट कर लेते हैं। देखें हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया और आगे थोड़ा सा हम लेके चले तो हमने ये स्टडी किया था कि जब हम सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम सिस्टम के लिए 4 चीज़ों को लाजमी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स। हमें पता होना चाहिए कि जो सिस्टम है इसके मकासद क्या है, क्यों ये सिस्टम मौजूद है, क्यों एग्जिस्ट करता है ये। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें जो कि मिल के काम करती हैं तो फिर ये सिस्टम बनता है। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इनके दरमियान इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन कैसे होती है। चौथे नंबर पे हमने स्टडी करना होता है सिस्टम का एनवायरनमेंट। ये 4 चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो यही 4 चीज़ें क्योंकि हम स्टडी कर सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंप्यूटर है ये भी एक सिस्टम बन जाता है। यही 4 चीज़ें हमने कंप्यूटर के लिए स्टडी कर ली। सबसे पहले हमने स्टडी किया कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स, कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है इसके मकासद क्या हैं। उसके बाद हमने इसके सारे कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया। कंपोनेंट्स की फर्दर टाइप्स भी थी, इंटरफेस कंपोनेंट्स, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स और उसके बाद कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। उसके बाद हमने देखा कि जो कंप्यूटर के सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलकर काम करते हैं। और उसके बाद हमने कंप्यूटर के सिस्टम का जो एनवायरनमेंट है इसको भी बड़ी डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक होगा वो होगा द आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर।